तोशाम के देवराड़ा में आज किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। पहली महापंचायत तोशाम की राजनीति को लेकर की गई। तोशाम के पूरी विधानसभा के किसान, मजदूर और क्षत्रिय बिरादरी के वर्ग का कहना है कि वो किसी भी तरह बीजेपी को हराने के लिए सक्षम हैं। इसलिए वो उनने एक कमेटी का गठन किया है जो कांग्रेस हाईकमान इंडिया गठबंधन से बातचीत करेगी कि जो टिकट देनी है वो तोशाम हल्के के 106 गाँव के अंदर से दे। उन्होंने कहा कि पैराशूट से कोई भी उम्मीदवार अगर कांग्रेस पार्टी को उतारना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और तमाम बातों को लेकर आज तोशाम के देवराड़ा के कम्युनिटी सेंटर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। एक एक करके लोगों ने अपने विचार रखे। देखिए विचारों में क्या क्या कहा। मातृशक्ति होने के नाते आपका मान सम्मान किया और आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पुनः आने वाले वक्ताओं को भी बता देता हूं भाई, कोई बगैर नाम बोले आ गया, मैं कोई चीज नहीं है, ना मेरी कोई ताकत है मैं किसी को रोक दूं, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे ये ताकत दी है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बहन जी ने जो विचार रखे हम सब ने सुने। मैं पुनः एक बात दोहराना चाहता हूँ जो साथी बात में है। आज की पंचायत का एजेंडा बीजेपी को हराना, हमारे बीच का उम्मीदवार कैसा हो, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर विचार रखना। और शाम के समय जब ये पंचायत समापन होगी 1-1.5 घंटे के बाद में एक यहाँ से वो भेजा जाएगा एजेंडा बना के, भाई आज ये प्रस्ताव पारित हुआ इनकी अध्यक्षता में। सिर्फ सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप सिर्फ मुद्दे पे बोले कि हमारा आने वाला कैंडिडेट कैसा हो, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। आप बहुत अच्छी ट्राई करिए, भगवान के लिए हम आपसे दुआ करेंगे, हमारी शुभकामनाएं साथ है। आदरणीय सबके अजीत, सबके चैत्य, सबको शिक्षा देने वाले आदरणीय जगरोशन गुरु जी सम्मान के योग्य महापंचायत की अध्यक्षता कर रहा अध्यक्ष मंडल से संचालन कर रहे साथी कुलदीप जी, इस महापंचायत में उसके बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और युवा और जो साथी बाहर हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि पंचायत में कोई अफरा तफरी नहीं होती। अनुशासन सबसे पहली चीज होती है, तो आप अनुशासन बनाए रखें और वक्ताओं की बात को सुने। वैसे तो हमारे विचार को मेरे से पूरा कॉमरेड ओम प्रकाश जी ने रख दिया है। मैं तो थोड़ा सा इसी बात पर रखूंगा कि हम एक पार्टी को निशाने पर क्यों ले रहे हैं। इस पंचायत में चर्चा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा मैं आजादी जब देश को मिली वहां आपको ले जाना चाहूंगा। आज हम यहाँ पंचायत कर रहे हैं, ये ताकत हमें कहां से मिली? इस देश के संविधान से मिली। ये देश का संविधान हमें इकट्ठा होने का, अपनी बात कहने की इजाजत देता है, तो इसलिए आज हम यहाँ हैं। इस सरकार ने कभी भी इस संविधान का सम्मान नहीं किया और इन 10 साल में
आम आदमी को शिक्षा मिली तो किससे मिली? सार्वजनिक शिक्षा से मिली। इस सरकार ने जितना सार्वजनिक शिक्षा पर हमला किया, कितनी अजीब बात है साथियों। यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आएगा तो उसकी फीस सरकार देगी, और यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट में जाएगा तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा? उसके माँ बाप वहन करेंगे, उसके गार्जियन वहन करेंगे। यानी आम आदमी को, देश की 80% जनसंख्या को, मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। क्या उन बच्चों की शिक्षा बचेगी? ये ताकत मिली वो सार्वजनिक क्षेत्र से मिली। आज यदि सबसे बड़ा हमला है तो किसके ऊपर है? सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर है। सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त किया जा रहा है, औने पौने दामों में कारपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। इसलिए हम किसका विरोध करते हैं? वर्तमान निजाम का हमें विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी, हम भी कहते हैं इमरजेंसी देश में लगाई गई, संविधान को बाईपास करके देश के ऊपर, लेकिन पिछले 10 साल से अघोषित इमरजेंसी देश के ऊपर लगी हुई है। 185 सांसद को संसद से बाहर करके 3 कानून बनाए हम। ये पता नहीं 3 कानून को अच्छा कैसे मानते। किसानों के भी कितने कानून बने थे? 3। आज 3 कानून बने। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो वापिस हो गया, लेकिन साथियों राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रद्रोह की धारा इन तीनों कानून में है। राज के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। पहले राष्ट्र की बात थी, लेकिन आज कोई एक व्यक्ति के खिलाफ, राज करने वाले के खिलाफ नहीं बोल सकता। और कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को हमने हटा दिया, इसीलिए हम वर्तमान निजाम को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। साथियों बड़ी तकलीफ होती है। 5-6 दिन पहले वहां यहाँ धारवाड़ वास्ता पड़ोसी गांव है, 3 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई, 660 से ज्यादा नंबर है। तीनों बच्चों को इकट्ठा करके मैंने पूछा, बेटा आपका दाखिला नीट में हो जाएगा? तीनों को विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा दाखिला इस बार हो जाएगा। और दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, स्टेज से आज उस नीट की परीक्षा की जांच करवा दो, अरबों रुपए का घोटाला उसके अंदर है। इसीलिए हम वर्तमान निजाम को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? 2 शब्द लिखे हुए, जय जवान जय किसान। आज जवान के हालात कैसे? किसान का बेटा या तो सेना में भर्ती होता था या एक बेटा खेती का काम करता था, आज 4 साल की सेना बना दी है। साथियों जो हमारा 13 महीने का आंदोलन था, उसका नारा था फसल बचाओ नस्ल बचाओ। ना हमारी नस्ल बचेगी ना हमारी फसल बचेगी। खेती के ऊपर कितना हमला है, हम क्यों हटाना चाहते हैं? इस सरकार के चीफ कृषि के सेक्रेटरी ने लिखित में 9 दिसंबर 1921 को समझौता किया, लेकिन आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया। 736 किसान शहीद हो गए और अब एक किसान और शहीद हो गया। 737 किसान शहीद हो गए। संसद के अंदर शोक प्रस्ताव भी नहीं रखा जाता। इसीलिए इस सरकार को हमें हटाना चाहते हैं। साथियों कहने के लिए बातें बहुत हैं, समय का अभाव होगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं। मैं तुम्हें जो बात कह के गए, तो ये देश के अंदर एक गठबंधन बना था, उस गठबंधन जारी रहना चाहिए। और यदि कोई स्वार्थी गठबंधन इस भाजपा को पूरे सत्ता में लाने के लिए बनता है, हमें उसका भी विरोध करना चाहिए।
पुनः आप लोगों से निवेदन है, सबसे खतरे बड़े हैं, छोटी मोटी बातों को हमें अवॉइड करके और कोई हमें आगे की अपनी भविष्य की जरूर सोचनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों की जरूर सोचनी चाहिए, ताकि वो पीढ़ियां ये ना कहें यदि हमारे बुजुर्ग उस समय ये सोच लेते कर लेते तो आज ये नहीं होता। तो पुनः जो आपके बीच रहते हैं, आंदोलन लड़ते हैं, आपकी बात को कहते हैं, कम से कम ऐसा उम्मीदवार आपका आने वाले समय में जरूर होना चाहिए। और ये जो अंदर की घालमेल तो है ही है, लेकिन सुबह किसी पार्टी में है और शाम को किसी पार्टी में है। यदि डेमोक्रेसी के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो ये उससे भी बड़ा खतरा है साथियों। तो पुनः मैं आपका धन्यवाद करते हुए मुझे बोलने का मौका दिया। इस दौरान यदि कोई कड़वा शब्द मेरे से निकल गया उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा और पुनः आपसे अपील करते हुए छोटे मोटे मतभेद को भुला करके एक व्यापक एकता का परिचय देते हुए आने वाले समय में कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ से आप देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद मास्टर जयकर रोशन जी, आपने शिक्षा के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने का काम किया। अब मैं पुनः बीच में दो निवेदन बता देता हूं जो भाई बाद में आए। आज का एजेंडा बोलने वाला ये ध्यान रखे, अपना कैंडिडेट तोशाम हल्के का कैसा हो, अपने बीच का हो, क्या क्या गुण हो, उन पे विचार रखे और सारा प्रस्ताव बना के राहुल जी के पास भेजा जाएगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन युवाओं से फिर करता हूँ, आप लाइव चलाने का काम करें, एक दूसरे का मुंह देखने की बजाय लाइव पे आ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में पूरे हरियाणा में जिनकी पहचान है, शेरों के शेर मास्टर शेर सिंह जी गानपुरा, वो आए और इस मुद्दे पे ही विचार रखे। समय को ध्यान में रखते हुए सभी वक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा, हमारा कैंडिडेट कैसा हो, हमारे हल्के का होना चाहिए, इस प्रकार के जो सुझाव है, क्या क्या गुण होना चाहिए, किसान सेवा में अग्रणी रहा हो, खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा दिया हो, खेलों की साथ रहा हो, इस प्रकार के आप विचार रखें। आदरणीय शेरों के शेर शेर सिंह जी गानपुरा। सुस्त बैठे हो, थोड़े सचेत हो जाओ। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपील भी की आपसे, बैठने को जगह भी कुछ कुछ दिखाई दे रही है, नहीं थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ, जो बाहर है वो अंदर आ जाए, अनुशासन का परिचय दें। सबसे पूर्व में आज का जो हमारा अध्यक्ष मंडल है और आप जो जिन मुद्दों के लिए आज ये सर्वजातीय पंचायत कर रहे हो, सबसे पूर्व तो मैं आज के नौजवानों को पूरे हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि हमने तो आंदोलन भी लड़े, कर्मचारियों के आंदोलन लड़े, मजदूरों के लड़े और अब किसानों के लड़ते रहे। 80वें साल में मैं चल रहा हूँ, तो आप सब लगभग परिचित भी हो मेरे से। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, 70% नौजवान हैं और जवानी में रवानी होती है। कोई यूं सोचता हो कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस नहीं जीतती, इंडिया नहीं जीतता। इस सरकार से जो दुखी थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो मजदूर थे, चाहे कर्मचारी थे, चाहे छोटे व्यापारी थे या बेरोजगार थे, वो दुखी थे। उन नीतियों ने, सरकार की गलत नीतियों ने इस सरकार को हराया है। तो और ऐसे टाइम पर लोग धोखा देते हैं। हम सोच रहे थे भिवानी से हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगी, हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कारण क्या होगा अगर कोई धोखा नहीं देता? जैसे कहा था नहीं, कुआड़े लेंगे, लकड़ी का दोष, लकड़ी बीच में लो तो कुआड़ा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों। जो आपके बीच में रहता है, आपके साथ लड़ता है, आपके साथ डंडे खाता है, आपके साथ जेल जाता है, आपके साथ तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है, उसको बना दो, वो कभी धोखा नहीं देगा। एक बात तो ये कहना चाहता हूं। दूसरा है, जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता ने ही अंग्रेजों को भगाया।
और जनता ने ही, जनता की लड़ाई ने संविधान तैयार करवाया। और आज संविधान को भी खतरा हो रहा है। संविधान नहीं रहेगा तो आजादी भी नहीं रहेगी। इसलिए इस संविधान की रक्षा के लिए, अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए हमने जो अधिकार हमारे बुजुर्गों ने लड़के ले लिए, उनको पूरा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। मैं तो पढ़ रहा था, 106 गाँव है, एक गाँव तो एक वर्कर को मांगने और इकट्ठा करके भाई अपनी तरफ से ये लड़ता है, इसको करो तैयार। देखते रहोगे कि मेरा नंबर आना चाहिए, क्योंकि मेरी तैयारी होना पढ़ने था। पढ़ने से यारी काम नहीं देती, लड़ने वाला की यारी काम देती है। और कहा करता हूं, जनतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता को हरा दे। ये किसी सरकार में दम नहीं, हर सरकार हमसे है, हम किसी सरकार से नहीं। सबसे जनता में सबसे बड़ी सरकार किसान है। किसान की संख्या सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पर मजदूर है, और नंबर 3 पर कर्मचारी और छोटा व्यापारी है। हम 92% है और वह केवल 8% है। वो 8% तो हमारे पर राज कर रही। राज कॉर्पोरेट का है, मोदी का राज नहीं है, पैसे वालों का राज है, और उनकी नीतियां लागू हो रही है। इनके पढ़ना सुधारना है तो अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और अपनी ताकत बढ़ानी है तो अपने में जो लड़ रहे हैं, अपने जो साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक को लेना होगा। तो नहीं बन सकते ना। और सरकार बनने के बाद तो रास्ते खुल जाते हैं, आपको पोस्टें खाली पड़ी है। जब सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में जा रहे थे, हम लड़ रहे थे, अपने रुका थे, करता ना वर्षन गिर गया। दूसरे रुके थे, सबसे मजबूत जाट, सबसे ज्यादा और 92% किले उसमें टन खरीद रहा है। तगड़ा अब लड़ा आरक्षण खातर। आरक्षण तो होगा सरकारी महकमे रहेंगे, सरकारी महकमे नहीं रहेंगे, आरक्षण का रहेगा। इसलिए मेरी अपील है, आज के 2 ही मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो मुख्य ये है, धोखे देने वालों से बच के रहो। परिवारवाद का राजनीति कौन चाहता कि सोचो वो परिवार था, वो गया वो आ गया, वो गया वो आ गया। गया हुआ कोई अंदर उनके दराज में आज भी चल रहे कि मैं वो तुम्हारे। ये सारे साथियों मानते हैं, रिश्ते मानते हैं, सारा हुए। और आप भी जो सपोर्ट के लिए चले जावा ने, उन्होंने कहा वो आप घूम गए थे, आप सबके साथियों में जाते हैं। तो भाई अपने आप को बचाना हमको है। हम कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग में से ही अपने में से छाटिए, और छाटोगे तो अभी जिताना भी नहीं कि वोट अपने पर है। वोटा तो जिताएगा, रानी का राजा पैदा किया, तब मेरी तैयारी अपील है। और अध्यक्ष मंडल से आज सबसे अपील ये करूंगा, अनुशासन का पीछे दे, रहने वाले की बात सुनी, और जो अच्छी लगे तो ठीक, जरूरी नहीं माइक का तो अच्छी होती है। और आपसे माफी चाहूंगा, एकता करके और कोई एक नाम सबकी तरफ से करके लेके जाओ। किसकी हिम्मत है कोई इनकार कर देगा? कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर तोशाम के लोग अपना नाम लेके जाएंगे, सैकड़ों लोग, किस सरकार की हिम्मत पड़ेगी कि जो यूं कहेगी हम इसको नहीं बनाएंगे? रोड है तो अपना में अपनी रोड दूर कर लो। जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद आदरणीय मास्टर सेन सिंह जी। आपने जो बात शब्द बोला उस पर मैं बीच में बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती। आज मैं पुनः दोहरा देता हूं, आज का हमारा उद्देश्य एक नाम निकालने का नहीं है। आज का उद्देश्य हमारे इलाके के बीच का कैंडिडेट हो, जो सारे सामाजिक कार्यों में भाग लिया हो। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं, किसान नेता है, नाम छोटूराम, काम बड़े करते हैं, वो आए और अपने विचार रखें। ये सारे साथी बैठ जाए भाई। स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 2-3 मिनट का भाषण है, जो बाहर है वो अंदर आ जाए सारे। ये नौजवान जितने भी अंदर आ जाए भाई, सारे साथी एक बार ये पानी पियो, ये भी आ जाए अंदर एक बार, ध्यान से बात सुनने की है सारी। आ जाओ, बैठ
बैठो बैठो ही हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, इस महापंचायत जो सभी 36 बिरादरी की है, शायद मैंने आज ऐसी कोई भी हमारा वर्ग अछूता नहीं रहा जो इस पंचायत में नहीं आया हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मेरे से पहले बहुत वक्ता जो बोले हैं बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत ही समझदार। मैं कुछ बातों का ध्यान आपकी तरफ ले आना चाहता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, 10 साल से ये सरकार केंद्र में और हरियाणा सरकार, आज से 10 साल पहले जब सेंटर में कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, तो दुष्प्रचार करके, कुप्रचार, भ्रम प्रचार करके लोगों में डाल दिया कि मौजूदा सरकार ना किसान की तेजी है, ना मजदूर की, ना नौजवान की, ना महिलाओं की, ना व्यापारी की, ना कर्मचारी की। इस सरकार को बदला जाए। एक चेहरा हमारे सामने पेश किया गया नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, देश में महंगाई कम कर दूंगा और सेना का मनोबल बढ़ा दूंगा। साथियों, किसान ही सरकार ने सबसे पहले किसान के ऊपर कुठाराघात किया, फिर नौजवानों की नौकरी छीनने का काम किया, निजीकरण किया गया, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अग्निवीर जैसी घातक योजना लेके आए और महंगाई चरम सीमा पर है। कोई गरीब का बच्चा अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकता। तब इस लोकसभा के अंदर वही किसान, वही मजदूर, वही नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन को चुना। अभी मास्टर शेर सिंह जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को जो ताकत मिली है वो ताकत किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हमारी महिलाओं की है। अगर इस भ्रम में गठबंधन रहे, ये ताकत हमारे दम पाई, ये ताकत किसान और मजदूर की ताकत है। साथियों, ये उस नौजवान की ताकत है जो रोजगार को देख रहा था, ये हमारी महिलाओं की असुरक्षा की भावना थी। इस सरकार में जितने उनके पर अत्याचार, साथियों, हमने इंडिया गठबंधन को इसलिए चुना। अब बात यह आ जाती है कि इंडिया गठबंधन को हमने चुना क्यों? तो यही कांग्रेस पार्टी तो 10 साल पहले स्वामीनाथन लाल की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकी किसी वजह से। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में और देश में जिस दिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहले किसान को एमएसपी C2 दी जाएगी। साथियों, और जिस दिन किसान को एमएसपी C2 मिलेगी, उस दिन इस देश का विकास होगा और देश बहुत ऊपर जाएगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली सरकार, हर साल 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था ना, मात्र 1 करोड़ भी रोजगार नहीं मिला 10 साल के अंदर। इस सरकार ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2 लाख रोजगार देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। तब हमारा ध्यान इस सरकार की तरफ गया। बुजुर्गों, अब ये सरकार आए कैसे? जिस मुद्दे पे हमने आज पंचायत बुलाई है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए कैसे, उस एमएसपी को एमएसपी कैसे दे किसान को? एमएसपी तभी मिलेगी जब ये ताकत में आए, और ताकत में जब आएगी जब ये ठीक ढंग से काम करेगी। यानी सीटों का बंटवारा,
अगर ठीक ढंग से सरकार करती है, अगर किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं को प्रतिनिधि दिया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह देता हूं इस हरियाणा प्रदेश में 75 से ऊपर सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। साथियों, आज हम आपके बीच में यही कहने आए हैं कि 106 गांव पड़ते तोसाम हल्के में। इस 106 गांव का नौजवान, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा एससी भाई, हमारा बैकवर्ड भाई बहुत सक्षम और मजबूत है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब तक इस इलाके के अंदर चौधरी बंसीलाल जैसा महापुरुष जिन्होंने विदेशों में नाम किया, आज हम सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, लेकिन 20 साल तक लगातार चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम पर हमने उनके प्रतिनिधि को चुन के भेजा यहां से। और जो किसान पर लाठी मारी, जो मजदूर पर लाठी मारी, नौजवानों की नौकरी छीन ली गई, महंगाई चरम सीमा पर लेगी, उसी पार्टी का हाथ पकड़ के बैठ गए हो। चौधरी बंसीलाल का गठबंधन था हरियाणा में, और जब गठबंधन बीजेपी सरकार ने तोड़ा तो चौधरी बंसीलाल गोलाघाट में जो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, तो एक ही बात कही थी, चाहे किसी पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पे कभी भरोसा ना करना। साथियों, बात चौधरी बंसीलाल ने कही थी, उसी बीजेपी का हाथ इन्होंने पकड़ लिया। साथियों, है वो आपके सामने है। 2009 से लेकर 2024 तक यह मिली भगत की राजनीति चली है। उस कार्यकर्ता को जब कह दिया जाता लास्ट में कि जिस सरकार के खिलाफ तू बोलता था उसी सरकार का वोट गिर दो, कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी से बचना साथियों, यह धोखाधड़ी से बचना है। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता, लेकिन ये मिली भगत की राजनीति बंद होनी चाहिए। साथियों, अगर मिली भगत की राजनीति बंद नहीं हुई तो 106 गांवों में से कोई भी नौजवान, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि चौधरी बंसीलाल की राजनीति के नाम पर, विरासत के नाम पर लड़ाई हो रही है। मैं तो ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये पंचायत के हमारे अध्यक्ष मंडल बैठे हैं, हमने तो ये एक बात सीखी थी कि भाई अगर झगड़ा परिवार में हो जाता है तो पंचायत निपटाती है उस झगड़े को। अगर झगड़ा हो जाता है तो पंचायत निपटाती है, और वो झगड़ा सड़कों पे आ जाता है और वो फैसला करने के लिए कहते हैं कि आप मेरे साथ हो या इसके साथ हो। आप कैसे फैसला करोगे साथियों? और आने वाली पीढ़ी क्या आपसे वो लेगी? आने वाली पीढ़ी क्या लेगी? हम तो कहते भाईचारा बढ़ाओ, हम सब कहते भाईचारा बढ़ाओ, भाई की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं हम भाईचारा तोड़ने के लिए आए हैं। इन चीजों का ध्यान देना साथियों। इसलिए मेरे से पहले भाई रमेश ने जो प्रस्ताव पढ़े, भाई कुलदीप ने, भाई लाला ने जो बताया था कि एजेंडा ये होना चाहिए, मैं उस एजेंडे का समर्थन करता हूं, और मैं सबके सामने ये संकल्प लेता हूं। देखो, राजनीति में अच्छे आदमी आ जाएंगे तो राजनीति में अच्छा उदाहरण पेश होगा, और जब तक ताकत मिलती है चुने हुए प्रतिनिधि को, वो सारे काम करवा सकता है। और भाई, मैं किसी से अनजान नहीं हूं, और ना मैं ये कहता कि मैं कोई कैंडिडेट हूं। मैं एक बात कहता हूं कि 106 गांवों में ये जो सरकार आने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आप सर्वे करवा लो। जिस भी साथी का नाम आएगा, किसी मजदूर साथी का नाम आएगा, किसी किसान साथी का नाम आएगा, किसी अच्छे खिलाड़ी का नाम आएगा, किसी अच्छे नौजवान का नाम आएगा, किसी हमारी अच्छी बहन माता का नाम आएगा, कमल प्रधान और उसकी पूरी टीम दिन रात काम करेगी और अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़ेगी। साथियों, नारे नहीं भाई, नारे नहीं, ध्यान दे, जोश रखो, होश भी रखो। तो साथियों, मैं एक बात आपने फिर कह के जाता हूं, चुनाव लड़ना कोई प्राथमिकता नहीं। हम आपके बीच में पहले भी रहेंगे, सारे साथी बैठे मेरे यहाँ,
जिन्हें किसान एसोसिएशन खूब काम कराया है। हम आपके बीच में रहेंगे, ऐसे ही ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन बहुत समझदारी से, बहुत संयम से, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ये इलाका हमारा है। हम तो अनुशासन में नहीं है और नौजवान को अनुशासन में रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कमल प्रधान जी। सीधा सा मैसेज दिए है, इलाके के किसी भाई को टिकट मिलो, किसी बहन को टिकट मिलो, जिसने समाज सेवा में हर तरीके से अपना काम कर रखा हो, कमल प्रधान को मिलो, जो भी जिसको मिले आपस में सब मिलके एक दूसरे का साथ दे। और 106 गांव 4 ढाणी में कांग्रेस पार्टी हाईकमान सर्वे करवा ले। आज की जन भावना 2340 आदमी शहर के अंदर बैठे हैं और जो लाइव चल रहा है, इन सब की जन भावना एक तो मैंने महसूस करी है व्यक्तिगत तौर पे कि सबकी सोच एक है, कैंडिडेट इलाके का हो। ये तो मैंने आपकी भावना से महसूस किया है। आगे के वक्ताओं को मैं बीच बीच में बुलाता रहूंगा। और भी कोई साथी बाद में आया हो, अभी हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा हो गए तो मैं माफी चाहूंगा। और किसी के नाम ना हो, 10 एक आदमी हमारे बीच में है, 2 और जो इस लड़ाई में इसमें भागीदार है, जो समाज सेवा के लिए इच्छुक है हमारे बीच में, कोई भाई ऐसा ना रह जाए। मैं मेरी इच्छा थी, मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहता था। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, मातृशक्ति हमारे बीच में एक आप इजाजत दे तो मैं पहले उनको बुलवाना चाहूँ। बिमला जी चौधरी को आए, सुबह से बैठे, बड़े अनुशासन है, इनका अपना एक नाम है, इनका अपना परिचय है। इनका परिचय करवाने में 6 महीने लग जाएंगे। ये इतनी धनी है अपने गुणों की। आए बिमला चौधरी। सबसे पहले तो जो आज पंच परमेश्वर की भूमिका में बैठे हैं मंच पर, संविधान हमारा भाग्य से लागू हुआ था आज़ादी के बाद 59 में, लेकिन उससे पहले ये आदरणीय मंच 11वीं शताब्दी से लगभग हमारी पंचायतें ही ये फैसला करती आई हैं। तो सबसे पहले अगर आत्मा के उच्च स्तर पर अगर फैसला लिया जाता है और आत्मा के उच्च स्तर से ही अगर पंच चुने गए हैं, तो वो सर्वोत्तम फैसला है, वो भगवान के द्वारा किया हुआ फैसला है। हमेशा ही जितने भी झगड़े हुए हैं वो हमेशा आत्मा के उच्च स्तर से लिए हुए फैसलों में और आत्मा मार्ग के लिए हुए फैसलों के अंदर हमेशा एक द्वंद्व रहता है। और आप सभी प्रबुद्ध जन जो यहाँ पर बैठे हैं, जिसने आज की इस समस्या की गंभीरता को समझा है, आपके भीतर मौजूद उस भगवान का अंश कहूँ या यूँ कहूँ कि चेतना, उसको मेरा नमन प्रणाम। सभी तरीके के वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। युवा वर्ग से मेरा मतलब यहाँ पे युवा, बुजुर्ग, किसान, कर्मचारी, मजदूर, और कुल मिलाकर के ये है, एक जो इनमें खासियत है वो ये है कि ये हमारे अपने हैं। इस बात से मेरे को एक बात याद आई कि मेरी कोई सहेली है, सहेली भी कहा कर लो, तो मेरी ननद भी है, तो उनका इकट्ठी शादी थी। 2 बहन भाई हैं, जुड़वा कृष्ण और कृष्णा, परिवार से ही हैं। तो मैंने कृष्णा को यूँ कहा कि वो शादी की एल्बम दिखा रही थी, तो मैंने उसका मन रखने के लिए यूँ कहा, भाई अपने देवर का पक्ष लेने के लिए, भाई कृष्णा कुछ भी कह चाहे मेरे देवर की फोटो बड़ी आ रही है। तो उसने कहा, मेरी ननद ने कहा कि बस एक ही फर्क है भाभी, बोली सूत्रा तो धारा बटे हुए भी जनाए हैं, बस एक के फर्क है कि योगी संतान घर का है। तो सबसे बड़ी बात जो आज जिस मुहिम के लिए निकले हैं ये प्रबुद्ध जन, मेरा भी इनके जो भी फैसला है उसको समर्थन है। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट हो हमारे क्षेत्र का, उसके अंदर एक काबिलियत पक्का होनी चाहिए, बाकी तो सब आप लोग तय करेंगे। एक काबिलियत ये हो कि वो दिल का अनपढ़ हो और दिमाग का पढ़ा लिखा हो क्या रहा है कि भावनाओं से लोग चल रहे हैं,
उल्टा हो रहा है। जिसका जो दिल से अनपढ़ होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा, वो हमारे लिए तोलेगा नहीं चीजों को कि मुझे वहां जाने से फायदा है, वहां जाने से फायदा है। अब तक मौजूदा जितने भी हमारे घराने काम कर रहे हैं सत्ता के लिए, वो हम पर राज करने के लिए कर रहे हैं। और आज हमारा जो प्रबुद्ध जन, जिसको मैं सलाम करती हूँ, शायद पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ये ऐसा प्रयास हो रहा है कि इस तरीके के लोग यहाँ पर आकर के कैंडिडेट चुन रहे हैं अपनी पसंद का। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है कि तीनों घराने चाहते हैं हम पर राज करना, और ये प्रबुद्ध जन चाहता है कुछ ऐसा कैंडिडेट लाना या कुछ ऐसा रोड मैप भी तैयार करना जिससे हम नाज कर सके अपने आप पर इस क्षेत्र में होने वाला। और इस क्षेत्र की प्रतिभा पर मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भरोसा ना हो, क्योंकि एक संगठन में 2007 में मैं आदरणीय मास्टर रोशन लाल जी हैं रोडा से, ये भी कर्मचारी संगठन में काम कर रहे थे, और मास्टर शेर सिंह जी, उनकी शायद मेरी टेलीफोनिक बात हुई थी। हमने 66 संगठन जीन जाट धर्मशाला में बुलाए थे। तो जब मैंने कोई इमरजेंसी हम पे आई थी, मैं थोड़ा सा, चलो इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ उसमें से 66 रजिस्टर्ड संगठन में से 52 लोग इस धरती के थे। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम में एक चेतना है, हम आने वाले उस खतरे को पहले से भांप लेते हैं जो लोगों के समझ में भी नहीं आता। क्या हुआ? आप बोलो बेटा। तो आपकी ये जो महापंचायत चली, मैं इसका समर्थन करती हूँ और तहे दिल से मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। और इसके अलावा कि मेरे साथ भी एक दो बच्चे आए हुए हैं, तो मेरे को कहने लगे कि ये जरूरत क्या है, सबको ही पता है कि कैंडिडेट चुनने के लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये है। तो मैंने उनको कहा कि भाई एक बात होती है कि किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तेज दौड़िए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, और चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगिए पर गतिमान बने रहिए। पर कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं मेरे पर जाना कित है। तो ये जाना कित है, इस बात को बताने के लिए ये प्रबुद्ध जन आज इकट्ठे हुए हैं। आपके एजेंडे का मेरी राजधानी संडवा है, तो मैं इसकी एक कैंडिडेट थी, एक वक्ता थी, एक वोटर हूँ मैं, इस नाते मैं यहाँ पे आई। बाकी मेरा एक एजेंडा जो 57वां प्रोग्राम है पूरा हरियाणा भर में चल रहा है, 16 जिले हम कवर कर चुके हैं, और वो इसी का ही कि हमारा जो कैंडिडेट हो उसके लिए हमारा एजेंडा क्या हो। तो मैं पिछले 12-13 साल से मैं रह रही हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में रहते हुए मैंने ये महसूस किया है कि हमारी जो मौजूदा राजधानी है, जो हमारी राजधानी कहलाती है, किराए की राजधानी है, 40% राजधानी है, उसको उसी चंडीगढ़ की राजधानी रखने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पिछले दिनों एक खबर छपी, आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी कि 2026 में 126 सीटों वाली विधानसभा बनने जा रही है। तो हमारी मौजूदा सरकार ने चंडीगढ़ से जगह मांगी तो चंडीगढ़ ने कंडीशन रखी कि हम 500 करोड़ रुपए लेंगे और पंचकुला के साथ लगती 10 एकड़ जगह लेंगे। तो जब 10 एकड़ जगह ही देनी हो और 500 करोड़ रुपए सिर्फ विधानसभा के लिए देने हो, तो फिर वहाँ दो बॉर्डर पार करके क्यों जाना। अगर नहीं बननी है तो हमारे बीच में बने। एक तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। 20 साल पहले हमारा गुड़गांव क्या था, कुछ भी नहीं था। जब गुड़गांव आज सरकारी सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे सकता है, वो तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी बीच में खराब हो गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर राजधानी हमारे बीच में बनती, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि ड्राई लैंड पे बनाओ, जो सूखी जगह है, पानी वाली जगह तो हमारी उपजाऊ है ही, उसको क्यों खराब करना। तो अगर हमारी राजधानी हमारे बीच में बनेगी तो इससे क्या फायदे होंगे राजधानी और हाईकोर्ट से। राजधानी बीच में बनने से हमारा एयरपोर्ट, जिसके 8 बार उद्घाटन हो चुके हैं, उसका उद्घाटन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, वो फंक्शनल होगा। नहीं तो इससे पहले चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट बना है, हरियाणा का आधा बजट गया, हमारे किसी भी जिले को वो सूटेबल नहीं है। तो इस तरीके के कुछ फैसले लिए जाने चाहिए। अकेला हमारा गुड़गांव 17% GST दे रहा है और हमारी जनसंख्या 2%, और अभी ट्रिपल P के आंकड़ों के अनुसार
हरियाणा की 65% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो हमारे बजट में जो चंद्रबाबू नायडू जी राजधानी बना रहा है, हमारी औकात क्या 1.5 राजधानी की भी नहीं है, आधी चंडीगढ़ रहे और एक यहाँ पर भी बना ली जाए, और लगातार वक्त का दबाव है। सो ये जो पंचायत का फैसला है इसके साथ मेरा भी समर्थन है। बाकी इस राजधानी और हाईकोर्ट पर मुद्दे का ये एक विचार है जिसको आप अपना सकते हो। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना किसी की इस पे वोटो है, गैर राजनीतिक मुद्दा है। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सभी को ज्ञापन दिए थे इस मुद्दे से संबंधित, क्योंकि जनहित के मुद्दे के लिए कोई भी लोग जाएंगे नहीं। ये एक सिर्फ विचार है, किसी का कॉपीराइट नहीं है, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। और एक दिन विशेष इसके लिए भी आप मीटिंग कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स आपके बीच में आए, चाहे जो मर्जी आए, हमने उनको इसका ज्ञापन सौंपना है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सौंपा है, आप लोगों ने वक्त दिया। ये यहाँ पर 56वां प्रोग्राम था 16 जिलों का। थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोगों से विनती है कि आप जुड़ेंगे। थैंक यू। धन्यवाद मैडम जी। मैं पूरे फिर लास्ट के वक्ताओं को फिर बताना चाहूंगा, एजेंडे पे ही अपनी बात रखें, एजेंडे से ना भटके। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे छोटे भाई, वो भी कमल प्रधान जी, जिस प्रकार किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात हो, चाहे जितने भी वो है, उन्हीं की तरह टोलों पे अपना योगदान देने वाले, दिल्ली रहने वाले, दिल्ली आंदोलन में भी भाग लिया। छोटे भाई मनेंद्र भागनवाला आए, और मनेंद्र भागनवाला के बाद में हसन कोच जी, कोच साहब तैयार। जयंत बेटा तैयार रहिए, रेडी हो जा। सह साहब लिख रखे नाम नंबर सरे तो आओगे अभी। दे दो मनिंदर, पहले दे दो। आप पहले बोल लो। आ जाओ जी, आ जाओ साहब, हवलदार साहब आ जाओ। सबसे पहले मंच पर लगी जो तस्वीरें आपके सामने हैं, महान विभूतियां और महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहा अध्यक्ष मंडल, मेरे सामने मौजूद विभिन्न गांवों से आए हुए बुजुर्गों, काके ताऊओं, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं अपने विचारों की शुरुआत अपने परिचय से करना चाहता हूं। 8वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में करी, उसके बाद इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक, और उसके बाद अभी हरियाणा सरकार में क्लास बी नौकरी कर रहा हूं। जो संघर्ष किया है अब तक, उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमने शायद इस क्षेत्र की सबसे पहले शहीद भगत सिंह खेल व शिक्षा समिति का गठन किया। एक यात्रा चली थी बहुत पहले, जो हुसैनी वाला बॉर्डर, जहां शहीद भगत सिंह की, जहां पे उनकी प्रतिमा है और जहां पे उनका दाह संस्कार किया गया था, उनके साथियों का, वहां से इंडिया गेट तक जो बाइक यात्रा थी उसमें शामिल हुए। उसके बाद किसान आंदोलन में 13 महीने टिकरी बॉर्डर के ऊपर आपके तोशाम का नाम रोशन किया है। जब देश की बेटियों को और देश के गौरव को, देश की बेटियों को, देश के गौरव को सरेआम सड़कों के ऊपर कुचला जा रहा था, तो जंतर मंतर के ऊपर हमारे बुजुर्ग साथी और नौजवानों ने सहयोग किया। देश की पहली एमएसपी पैदल यात्रा तोशाम से टिकरी बॉर्डर, स्वर्गीय मंगल सिंह खरेटा, उनके साथियों और हमारे युवा साथियों की टीम ने तोशाम से टिकरी बॉर्डर तक पैदल निकालने का काम किया। अग्निवीर आंदोलन में आपके क्षेत्र के युवाओं को सचेत किया कि ये योजना कितनी घातक है युवाओं के लिए। उनको एकत्रित किया, उनको समझाया कि बहुत सूझबूझ से आप पैदल चलते हुए दिल्ली तक जाना है, क्योंकि बिहार से आवाज उठ चुकी थी कि युवा सड़कों से पैदल लाइन तर लाइन दिल्ली तक चल चुका था। युवाओं ने समझा, युवा एकत्रित हुए और सांपला तक पहुंचे।
मैंने उनको कहा था 2 दिन सापला चौधरी सर छोटूराम की मूर्ति के पास, प्रतिमा के पास आप बैठे रहो। हरियाणा में विभिन्न जगह पंचायतें हो रही है इस मुद्दे पे, आप यदि यहाँ डटे रहे तो एक जलजला होगा, और जैसे किसान आंदोलन जीता है ऐसे ही अग्निवीर आंदोलन जीतते और इस योजना को, इस बहरी और गुंगी सरकार को वापस लेना पड़ता। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना जो आपके प्रदेश में धारीवाल जी चला रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन, उनके साथ जब नरवाना में उनकी साइकिल यात्रा पहुंची तो पूरा जींद जिले का उनके साथ रहे। सामाजिक मुद्दे तो शाम के चाहे कोई हो, कुछ बुजुर्ग उठने लगे हैं, समझाना यह होगा, कुछ शरारती तत्व तो शाम में देह व्यापार का अड्डा खोलना चाह रहे थे। उसमें सब लोगों के पास जाके तो शाम के आसमान 10-25 गांव में जाके बुजुर्गों से बोला गया कि जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप लोग आगा खींचो, नहीं तो आज एक अड्डा खुला है, कल 2 खुलेंगे, परसों 3 खुलेंगे, और हमारी बहन बेटियां और युवा जो आ रहे हैं वो गलत दिशा में चले जाएंगे। अब जो आज का एजेंडा है, आज का एजेंडा जो बताया गया है कि एक ऐसा समय आ चुका है जो आजादी के समय का टाइम था, और मैं बहुत खुश हूं आज जो इस हॉल में लोग एकत्रित हुए हैं, ये एक संपूर्ण लोकतंत्र की छाप है। आपके सामने जितने तस्वीरें लगी हुई हैं वैसे वो लोग तो चले गए, आप लोग बैठे हैं। 36 बिरादरी जिसको कहते हैं वो यहाँ बैठी हुई है। हमें समझना होगा, पुराना हरियाणा, पुराना देश, खेत खेड़ा खाप खलियानों का देश। सेक्रेटरी साहब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बैठ जाएं। भाई पंचायत में आप आए हो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने सबके विचार सुनने चाहिए। सिर्फ 5 वक्ता हमारे बीच में बाकी है, जो भाई पंचायत की गरिमा को मानता बीच में उठ के ना जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना, सभी वक्ता समय का ध्यान रखो। बैठ जाओ, आप खुद बैठो जी। खेत खलियान का, खेड़ा का, खाप का जो मुद्दा है, जैसे बुजुर्ग रहते थे, 36 बिरादरी एक साथ हुक्के पे चर्चा करती थी, बैठती थी, दुख सुख में साथ आते थे। हमें समझना होगा ये किसानी उदारवादी किसानी है, ये जमुना पार वाली सामंतवादी किसानी नहीं है। हम यहाँ शेरी और साझी की खेती है, वो नौकर और मालिक की है। यदि आप इकट्ठे हो गए तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको अलग फाड़ पाए। युवाओं को समझना होगा, बुजुर्गों के पास बैठ के उनसे समझना होगा। आज के एजेंडे पे लास्ट में मैं अंतिम यही कहूंगा, हम कोई अपने आप को कैंडिडेट नहीं मानते, जो भी, क्योंकि मकसद एक है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। जो भी कैंडिडेट कांग्रेस से होगा हम उनके साथ हैं और बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई। अभी हमारे पास 7 वक्ता दयानंद साहब लक्ष्मणपुरा, दयानंद साहब लक्ष्मणपुरा, जहां कहीं हो आ जाओ भाई। दयानंद साहब लक्ष्मणपुरा, बुलावा जी, एक बार मैंने सारी चीज देखनी, आप समझो, मेरे का नहीं भी देखो। दयानंद साहब लक्ष्मणपुरा, खरकड़ी जी, दयानंद जी खरकड़ी, किसान नेता, सारे आंदोलनों में भाग लेने वाले, सबकी अगवानी करने वाले दयानंद साहब आए जी।